प्रीतमगढ़ की राजकुमारी तारा अपने राजमहल के सामने वाले नवरंग वन के रहस्य को जानना चाहती है, इसलिए वह वहां जाती है। अपने सिपाहियों से छिपकर वह वहां से जड़ी बूटियां लाती है। तभी उसकी नजर नवरंग वन के बीच में चमकती हुई एक जगह पर पड़ती है। जैसे ही एक पक्षी वहां आता है वह उसमें समा जाता है। तारा यह देखकर हैरान हो जाती है। तभी सिपाहियों की नजर तारा पर पड़ती है। तारा का मुंह ढका हुआ होता है, इसलिए वे उसे पहचान नहीं पाते और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। लेकिन तारा वहां से बचकर राजमहल आ जाती है, जहाँ वह अपने भाई के मस्तिष्क के लिए दवा बनाती है और उसे लगाती है। तभी महल में उसके पिता यानी प्रीतमगढ़ के राजा का आगमन होता है। उनका सेनापति तारा को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और उसे अपनी पत्नी बनाकर प्रीतमगढ़ का राजा बनना चाहता था। सेनापति शाही वैद्य से कहकर तारा के भाई के मस्तिष्क को खराब करने वाली जड़ी बूटियां खिलवाता था। शाम को तारा वापस नवरंग वन में जाती है, जहां उसके सामने वही चमकदार जगह होती है। तभी उसका दुपट्टा उड़कर उस चमकदार जगह पर जाता है। नवरंग वन कोई चमत्कारी जगह नहीं है, बल्कि एक टाइम ट्रेवल मशीन है। अगर कोई भी चीज वहाँ जाती है तो वह 21वीं सदी में पहुँच जाती है। उसका दुपट्टा 21वीं सदी में जाता है और ध्रुव नाम के एक लड़के के पास पहुँचता है। आखिर क्या रहस्य है ध्रुव और प्रीतमगढ़ के राजा अपने सबसे पसंदीदा घोड़े को काबू करने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं। सभी बड़े बड़े घुड़सवार आते हैं, लेकिन कोई भी घोड़े को काबू नहीं कर पाता। तभी एक घुड़सवार अपना घोड़ा लेकर आता है और राजा के पास जाकर अपना चेहरा हटाता है। वह कोई और नहीं बल्कि खुद प्रीतमगढ़ की राजकुमारी तारा होती है। तारा उस घोड़े को काबू करने के लिए मैदान में उतरती है, लेकिन घोड़ा बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा होता है। तारा समझ जाती है कि इसके पैरों में चोट लगी है। तारा एक अच्छी वैद्य होती है। वह घोड़े की चोट को ठीक करती है और घोड़ा काबू में आ जाता है। फिर राजा कहते हैं, भले तुम हमारी राजकुमारी हो, लेकिन क्या इनाम चाहती हो? तारा कहती है कि वह अपने भाई और अपनी खास सहेली की शादी करवाना चाहती है। राजा तारा की इच्छा पूरी कर देते हैं। शादी के दिन ही तारा के भाई की मानसिक बीमारी फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में गांठ होती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। राजा राज्य के सबसे बड़े हकीम को बुलाते हैं। हकीम राजकुमार को देखकर बताते हैं कि उनके मस्तिष्क में एक गांठ है और अगर यह ज्यादा समय तक रही उनकी मौत भी हो सकती है। अभी तक किसी ने भी इसका इलाज नहीं खोजा है, क्योंकि अगर वह गांठ निकालनी है तो मस्तिष्क को खोलना पड़ेगा और ऐसी बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढने में सदियां लग सकती है। दूसरी ओर 21वीं सदी में ध्रुव नाम के एक लड़के की कंपनी ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। आगे जानने के लिए अपने भाई के मस्तिष्क की बीमारी का इलाज करवाने के लिए तारा भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। तभी तारा के पास उसकी सहेली एक संदेश लेकर आती है, जो उसकी माँ का होता है। संदेश में लिखा होता है कि अगर तुम अपने भाई का इलाज करवाना चाहती हो तो मुझसे मिलने आओ। उसकी सहेली उसे मना करती है, क्योंकि वहाँ जाने वाले को सजा मिलती है, लेकिन फिर भी अपने भाई का इलाज करवाने के लिए तारा वहाँ जाने लगती है। जब इस बात की खबर सेनापति राजा को बता देता है, राजा भी अपने सैनिकों को तारा को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। उधर तारा अपनी माँ से मिलने जाती है, जहाँ उसकी माँ उसे अपने पास नहीं आने देती और वह नीचे पड़े कपड़े पर आग लगा देती है और कहती है, अगर तू मेरी बेटी है तो इस पर चलकर अपनी अग्नि परीक्षा दे। तारा जैसे ही उस पर चलने वाली होती है, उसकी माँ वह कपड़ा हटा देती है और तारा को गले लगा लेती है। वह कहती है, समय बहुत कम है, भाई की जान बचाने के लिए तुम्हें इस समय से आगे दूसरे समय चक्र में जाना होगा। ऐसी जगह जहाँ भविष्य में इस बीमारी का इलाज हो। तुम्हें वहाँ जाने के लिए नवरंग वन से जाना होगा। तभी वहाँ राजा के सिपाही आते हैं और तारा को पकड़ कर ले जाते हैं। राजा तारा के बाहर जाने पर प्रतिबंध कर देता है। आदि और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी, लेकिन तभी आदि के पड़ोस में मोहिनी नाम की एक आंटी रहने आती है। आदि उनका सामान घर में रखने में मदद करता है और उनकी खूबसूरती देखकर उन पर मोहित हो जाता है। अगली सुबह मोहिनी के कहने पर आदि उनके लिए बाजार से सामान लाता है। जब वह उनके घर पर सामान देने जाता है, मोहिनी आदि को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। आदि यह देखकर चौंक जाता है। अगले दिन भी आदि उनके लिए बाजार से सामान लेकर उनके घर पर देने जाता है, जहाँ मोहिनी आदि को पंखा ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ा देती है। तभी आदि की नजर मोहिनी के बड़े सामान पर पड़ती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। मोहिनी उसे सोफे पर बिठाकर दवाई लगाने लगती है। आदि उन्हें पीछे से छू लेता है तो मोहिनी उसे थप्पड़ मार देती है। मोहिनी का थप्पड़ खाकर आदि उनके घर के आसपास भी नहीं जाता था, लेकिन एक दिन मोहिनी खुद आदि को अपने घर ले जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। 40 साल की मोहिनी को 21 साल के आदि से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर मोहिनी को एहसास होता है कि वह जो कर रही है वह गलत है और वह आदि को वहां आने से मना कर देती है। लेकिन आदि, जो मोहिनी के प्यार में खो चुका होता है, अगले दिन खुद आकर मोहिनी को गले लगाता है और उनके साथ रोमांस करता है। आखिर 21 साल के आदि और 40 साल की मोहिनी का यह रोमांस कब तक चलेगा? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। जैसे ही मोहिनी अपने घर का दरवाजा खोलती है, सामने आदि खड़ा होता है। आदि तुरंत मोहिनी को गले लगाता है और फिर कमरे में जाकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। मोहिनी कहती है, ये सब सही नहीं है, लेकिन आदि नहीं मानता और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आदि की होने वाली पत्नी को जब यह बात पता चलती है तो वह मोहिनी के घर जाकर उसे डांटती है, लेकिन मोहिनी उससे बदला लेने के लिए आदि के सामने रोने का नाटक करती है और उसकी पत्नी के बारे में बुरा भला कहती है, जिससे आदि को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी पत्नी को कहता है, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। इस बात से नाराज होकर आदि के पिता उसे घर से निकाल देते हैं। आदि मोहिनी के घर रहने लगता है। मोहिनी हर रात आदि को गहरी नींद की दवाई मिला हुआ दूध देती है, ताकि वह अपने घर पर दूसरे लोगों को बुलाकर उनके साथ संबंध बनाकर पैसे कमा सके। लेकिन आदि को एक दिन शक होता है। जब मोहिनी उसे दवाई मिला हुआ खाना देती है तो वह उसे खाता नहीं है और सोने का नाटक करता है। जब आदि देखता है कि मोहिनी दूसरे लोगों को घर पर बुला रही है तो वह गुस्सा हो जाता है। एक दिन जब मोहिनी के साथ एक आदमी होता है तो आदि एक हथियार लेकर उस आदमी पर हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पुलिस आदि को गिरफ्तार कर लेती है। अगर आपके पड़ोस में भी कोई मोहिनी है तो उससे बचकर रहें।